बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से हम आज के कॉफ़ी विद सीईओ सेशन का आगाज़ करते हैं। ये कॉफ़ी विद सीईओ सेशन बेसिकली एक सर्विस है टुवर्ड्स पाकिस्तान सोसाइटी, यंग एंड एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स, यूथ एंड स्पेशली आवर एंटरप्रेन्योर्स। ये एक सीईओ क्लब पाकिस्तान और सीईओ टुडे का एक छोटा सा एक वेंचर है जिसका मकसद एक ही है कि पाकिस्तान के अंदर जब कोविड आया और उससे पहले भी इकॉनमी बहुत डिफ़िकल्ट टाइम्स में से गुजर रही थी, टेस्टिंग टाइम्स में से, तो उसमें काफ़ी जॉब्स गई और उसके बाद भी कोविड में भी 2.5 करोड़ के करीब लोगों ने अपनी जॉब्स लूज़ की, बिजनेसेस लूज़ किए। तो इस बैकग्राउंड में हमने कहा कि इस प्रोग्राम को हम अपनी जो यंग सीईओज़ हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको इनवाइट करें कि ये जो क्राइसिस है पेंडेमिक का या इकॉनमी का, इसमें से कैसे गुजरा जाए। तो उसके लिए हम अपना एक फीचर करते हैं और एक सेंस ऑफ इंस्पिरेशन, एक सेंस ऑफ एक डायरेक्शन मिलती है। एक छोटी सी जो कन्वर्सेशन है, जो टॉक है ओवर कॉफ़ी, तो उसके अंदर हम मुख्तलिफ एंटरप्रेन्योर्स को, पॉलिसी मेकर्स को, डिसीजन मेकर्स को इनवाइट करते हैं कि हमारी नई नस्ल को, लोगों को गाइड करें, ख़ासकर उस यूथ को जॉबलेसनेस की वजह से जो बेरोज़गार हो गए, कि वो कैसे अपनी रोज़गार का सामान पैदा करें। तो ये जो पैगाम है ये, ताकि हर गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, ये करिया करिया ये पहुँचे, ताकि हम अपनी पॉजिटिविटी को स्प्रेड कर सकें अमिड ऑल द क्राइसिस। नो टुडे हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट हैं जो कि बेसिकली एक एंटरप्रेन्योर हैं, स्टार्टअप से इसने शुरू किया, अफसाने एक ब्रांड बनाया रिटेल का, और मुल्तान से इनका ताल्लुक है जो कि सूफियों की और औलिया अल्लाह का एक स्पेशल एक वो जगह। आई रियली पर्सनली आई लव मुल्तान। कहते उस मुल्तान की मट्टी की सुराहियाँ भी बड़ी खूबसूरत होती हैं, तो बताएं इंसान कैसे वहाँ के खूबसूरत होंगे। तो हुसैन मिल्स भी इनके फैमिली और बिजनेसेस है, उसके बारे में इनसे बात करते हैं, पाकिस्तान के करंट इकॉनमी पे बात करते हैं, और लास्ट नॉट लीस्ट लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप की हम बात करेंगे, कैसे हम अपनी कौम को इस तरफ लेके आए, स्टार्टअप कल्चर की तरफ। तो प्लीज़ वेलकम हुसैन फजल साहब। हुसैन फजल भाई, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर और एक इज्जत दी, एंड थैंक यू नाजिया फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग। हुसैन, पहले अपने बारे में बताइएगा कि मुल्तान से आपने कहाँ से स्कूलिंग किया, कहाँ से एजुकेशन लिया, उसके बाद फिर आपने ये एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आए, फैमिली से अपने किन से इंस्पायर हुए अपनी फैमिलीज में कि आपने एक अपना ब्रांड डेवलप किया। ओवर टू यू सर। Bismillahirrahmanirrahim. First of all, thank you very much for having me over here. I belong to Multan. My all family is basically lives in Multan. I born in Karachi. अच्छा। And then जब ये नए हालात ख़राब होने शुरू हुए back in 1986-87, तो वहाँ से फिर मेरे वाले साहब शिफ्ट होके मुल्तान आ गए। बट हमारी सारी बाकी फैमिली मुल्तान थी, वाले साहब भी मुल्तान थे, तो वो मुल्तान से हम लोग माइग्रेट होकर कराची गए, एंड देन वी स्पेंड गुड टाइम इन कराची, और फिर वापस मुल्तान आ गए। सो आई हैड माई बेसिक एजुकेशन ऑल इन मुल्तान, सो अल्हम्दुलिल्लाह डन ऑल द स्कूलिंग एंड कॉलेज एंड एवरीथिंग इज़ इन मुल्तान। उसके बाद आई जॉइन वेरी अर्ली दिस बिज़नेस, और मैंने अपनी ये टेक्सटाइल कंपनी, फैमिली कंपनी को ज्वाइन किया। सो वहाँ से ये जर्नी शुरू हुई। फ्रॉम द डे फर्स्ट मुझे बहुत शौक़ था कोई ना कोई नया काम करने का। सो मुझे हर दफ़ा कभी कोई ना कोई नई चीज़ करने का बहुत शौक़ रहता है। सो बैक इन 2011 वी स्टार्टेड दिस जर्नी फॉर डूइंग दिस लॉन एज अ ब्रांड। तो हमने एक ब्रांड के साथ अपना वेंचर किया, और 2 साल हमने उसको लॉन्च किया। देन आई हैड अ ब्रेक फॉर अबाउट लाइक 3-4 years, और उसके बाद बैक इन 2018 वी अगेन केम बैक विद दिस ब्रांड, एंड वी जस्ट पुट अप द न्यू ब्रांड, केम विद अफसाने जी। कि अफसाने की जो है माशाल्लाह, एक छोटा सा बड़ा बेसिक जो एक सवाल है, बड़ा सिंपल सा। आजकल के जो बच्चे हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाहते हैं, सबसे पहले वो रिसोर्सेज का ओनर होते हैं। कितनी वैल्यू है कि बहुत सारे पैसे हों तो आप कोई ब्रांड बना सकते हैं या कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या उसके लिए कोई आपको कोई एक आइडिया चाहिए, कोई एक विल चाहिए, पैशन चाहिए? व्हाट डू यू से? आई थिंक देखें जी, बगैर फाइनेंस के और बगैर गुड अमाउंट के ये काम तो कोई भी दुनिया में शुरू नहीं हो सकता। ठीक है। एंड पाकिस्तान इस साइड पे अभी जा रहा है कि हमारी छोटी छोटी स्टार्टअप कंपनियां शुरू हो रही हैं, और मुख्तलिफ वेंचर्स कंपनियां जो हैं उनको फंडिंग्स भी दे रही हैं। ठीक है। जो कि हम बहुत डिले हैं एज़ कम्पेयर टू US, इंडिया, बांग्लादेश। अगर हम उधर से देखें तो हमारी बहुत थोड़ी इकॉनमी है जो अभी स्टार्टअप्स की तरफ जा रही है, बट आई थिंक इट्स मूविंग टूवर्ड्स अ गुड थिंग।
सबसे बड़ा इशू ये है जी कि जब आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो आप जब किसी भी बैंक के पास या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास जाते हैं तो दे नीड लॉट ऑफ सिक्योरिटीज़, कोलैटरल चाहिए, कोलैटरल बहुत बड़ा चाहिए होता है। और जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं या स्टार्टअप्स हैं या नए लोग जो आना चाहते हैं उनके पास कोलैटरल नहीं होते, तो जिसकी वजह से अब ये आई थिंक इट्स अ गुड मूव इन कमिंग इन पाकिस्तान के अच्छी 3-4 कंपनीज अब आ गई हैं और भी एडअप हो रही हैं जो स्टार्टअप्स को फंड्स करती हैं। इवन मेरा कारोबार ये जो खासकर ये जो कामयाब प्रोग्राम जो है कामयाब जवान, हाँ प्राइम मिनिस्टर ने भी ये प्रोग्राम किया कि हमें एक माइक्रो बिजनेस जिसको हम SMEs बोलते हैं या माइक्रो, उनको जब तक हम, लेकिन पैंडेमिक की वजह से तो सर बहुत इम्पैक्ट आया। आप क्या समझते हैं आपके बिजनेस पे, अफसाने पे और रिटेल के क्या चैलेंजेस है, क्या इनका कोविड का इम्पैक्ट आया? देखें जी, पैंडेमिक में तो रिटेल में सिर्फ इम्पैक्ट नहीं आया, ये तो एक बिल्कुल लाइफ चेंजिंग स्टोरी बन गई थी। ओके। और फर्स्ट 3 मंथ्स वी कैन से मार्च अप्रैल में, जो कि हमारी रिटेल में पूरे साल का जो सेल्स एक साइड पे होती हैं और इन 3 महीनों की सेल्स एक साइड पे होती हैं। ओके, ये जो आपका मई वाला महीना बेसिकली मार्च अप्रैल में, बिकॉज ये बेसिकली सीजन था। हाँ, बिकॉज स्प्रिंग समर होता है जनरली, गर्मियों में हमारे यहाँ लेडीज़ भी, ख़वातीन जितनी भी हैं वो कपड़े ज़्यादा ख़रीदती हैं क्योंकि एक सीज़न भी बड़ा होता है, गर्मियाँ भी होती हैं और उसके अंदर आपके कपड़े, बाहर निकलना, घूमना फिरना या छुट्टियाँ, ये तो लॉन का सीज़न हमारे यहाँ मेन सीज़न गिना जाता है। तो उस सीज़न में लॉकडाउन हो गया, दुकानें बंद हो गई, और जब दुकानें बंद हो गई, लॉकडाउन हो गया, लोगों को घर में रहना पड़ा, तो जिसकी वजह से जब लोगों ने निकलना बंद किया तो ज़ाहिर बात है सेल्स पे बहुत इफेक्ट हुआ। बट वो भी एक ज़रूरी था और आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट कि हमें अर्ली स्टेज पे हमने लॉकडाउन किया और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खोलनी शुरू कर दी, और जिसके नंबर्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमारे नंबर्स जो हैं वो हमारे हमसाए मुल्कों से या दुनिया से बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द पैंडेमिक। तो बहरहाल इट वॉज़ अ बिग चैलेंज जी, हमें शॉप्स बंद करनी पड़ी और उसके बाद पाकिस्तानी कल्चर उस वक़्त इतना ज़्यादा डिजिटलाइजेशन ऑनलाइन सेल्स पर नहीं था, बट उसने हमें काफ़ी चीज़ें सिखाई, लोगों को भी ऑनलाइन सेल्स का एक्सपीरियंस बेहतर हुआ, ब्रांड्स के लिए भी ऑनलाइन सेल्स के लिए चीज़ें बेहतर हुई। उसने एक साइड पे तो हमें प्रॉब्लम हुई कि जी हमारी सेल्स बंद हुई, बट एक साइड पे हमें ये भी फ़ायदा हुआ आफ्टर अ मंथ और सो कि हमारी ऑनलाइन सेल्स हमारी ऑलमोस्ट हर महीने पिछले महीने से डबल होती चली गई। सो दिस इज़ अ वन साइड ऑफ द स्टोरी कि जी पैंडेमिक ने खराबी तो जाहिर बात है पूरी दुनिया में इतनी आई और पूरी दुनिया में प्रॉब्लम्स आई, तो उस लिहाज से हम लोग ऑनलाइन पे शिफ्ट हुए और ऑनलाइन पे डेफिनेटली आपके एक्सपेंस जो हैं वो शॉप से ना होने के बराबर हो जाते हैं। तो ये भी एक चीज़ आई और लोगों ने फिर अपनी सिल्वर लाइनिंग थी जी, और उससे फ़ायदा ये हुआ कि जी फिर हम लोगों ने अपनी प्राइसेस कट डाउन की, कॉस्ट कट डाउन की, और वो बेनिफिट टूवर्ड्स द कस्टमर जाना शुरू हो गया, जब प्राइसेस भी कम हुई जी। बिकॉज जाहिर बात है आपकी जब सेल्स कम होती हैं और आपने फिर अपने जब ऑनलाइन पे जब चले गए तो आपकी कॉस्ट कम हो गई, आपके एक्सपेंस कम हो गए, मार्केटिंग एक्सपेंस बड़े कटेल हो गए क्योंकि पहले आप बिल बोर्ड्स और ये सब चीज़ें करते हैं और उसके बाद आप इन चीज़ों पे आते हैं। तो मतलब आप एक शिफ्ट हुआ टूवर्ड्स कंपनीज का एक स्मार्ट कंपनीज जी, डिजिटल और टेक्नोलॉजी। मुझे ये बताइए कि अफसाने जो है माशाल्लाह एक बड़ा खूबसूरत सा एक, इसका क्या नाम कहाँ से इंस्पायर किया? मुझे तो लगता है किसी उर्दू अदब की कोई किताब का नाम है, ये कोई अफसानों की किताब होती है। ये कपड़ों का इतना खूबसूरत ब्रांड आपने बनाया और आगे इसकी ग्रोथ क्या देखते हैं, इवन ऑल द चैलेंजेस? देखिए जी, हमने अपना थोड़ा सा मॉडल, जब ये पैंडेमिक हुआ तो हमने अपना थोड़ा सा मॉडल भी चेंज किया जी। और हमने अपने आप को अपनी प्राइस रेंज को, अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंट लाइंस पे हम लेके चले गए। हमें टाइम लगा, हमने थोड़ा सा बीच में ब्रेक भी लिया क्योंकि हालात भी सेल्स के बहुत डाउन थे, एंड इंशाल्लाह वी आर अगेन कमिंग बैक विद द फुल स्विंग। और उसमें बेसिकली इंस्पायरेशन तो ये है जी, अ फेरी टेल स्टोरी, और अफसाने इज़ बेसिकली अ स्टोरी फॉर द अनटोल्ड, बहुत सारी कहानियों की कहानियाँ हैं इसकी। तो इसलिए दिस इज़ इंस्पायरेशन कि जी हमें, क्योंकि बैक इन 2012 भी हम इस ब्रांड में थे बट वो डिफरेंट नाम से हम कर रहे थे, तो अब हम उस पर आए तो बेसिकली वहाँ इंस्पायर तो हम वहीं से हुए पे थे, या हमारी एक एफिलेशन थी कि हमने ये काम करना है, तो उसकी वजह से अब गए हैं एंड वी केम इनटू द न्यू लाइंस एज वेल, एंड कॉस्ट कट डाउन के साथ साथ हमने प्राइसेस कट डाउन बहुत ज़्यादा किए। अच्छा, एक ये बताइए कि जैसे हमारे दूसरे ब्रांड्स हैं लोकल बड़े माशाल्लाह, बरीज़े है, खाटी है, इन लोगों ने लोकल के साथ ग्लोबल मार्केट भी कैप्चर किया, और मिडल ईस्ट में, यूरोप में मैं जाता हूँ और वहाँ भी मैं अपने जब खाटी का जब देखता हूँ वहाँ से बरीज़े को, तो इवन कि इंडिया में हमारे हमसाए मुल्क में ही हमारे ब्रांड्स बड़े मशहूर हैं।
अफसाने को लोकल के साथ आप ग्लोबल का क्या विजन रखते हैं? देखिए जी, आई थिंक हमारा पाकिस्तान में अभी इस वक्त बहुत बड़ा गैप है और बहुत ऐसी मार्केट्स हैं जिनको हमने कैटर करना है, स्पेशली द सिटीज़ लाइक स्मॉलर सिटीज़। बड़े शहरों में तो हर चीज़ लोगों तक बड़ी आसानी से पहुंच जाती है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में इट्सेल्फ इतनी ज़्यादा ग्रोथ है और पाकिस्तान की अपनी हर किस्म की सोसाइटी में इतनी ज़्यादा ग्रोथ आ रही है कि आई थिंक हम उन्हीं को भी फ़िलहाल कैटर कर लें तो हम उनको कैटर कर लें तो इट्स मोर देन एनफ। और डेफिनेटली वी वांटेड टू गो ग्लोबल एज वेल, वी हैव सम कस्टमर्स इन इंटरनेशनली एज वेल, बट अगेन आई एम मोर फोकसिंग कि जी हमारा जो पाकिस्तान का कस्टमर है हम पहले उसको सेटिस्फाई कर लें, उसकी नीड्स को पूरा कर लें एंड देन वी स्टार्ट डूइंग इंटरनेशनली। मतलब ये आपका पहले अपना कि कंसोलिडेशन करनी है अपने लोकल लेवल जी। कितनी जॉब्स क्रिएट की अफसाने ने, इस ब्रांड ने इतने? देखिए जी, इनडायरेक्टली डायरेक्टली तो काफ़ी जॉब्स इसमें आ जाती हैं, बट डायरेक्टली तो मतलब जो हमारे पास सिंपली एम्प्लॉयज़ होंगे वो तो शायद इतने ज़्यादा नहीं होंगे, बट अगेन इनडायरेक्टली क्योंकि वेंडर्स इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द फैब्रिक, यार्न एंड फैब्रिक एंड डाइंग एंड फिनिशिंग एंड एम्ब्रॉयडरी, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आई थी, तो वो इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट्स तो काफ़ी क्रिएट हो जाती हैं। बट सबसे बड़ी चीज़ है कि जी यू नीड टू ब्रिंग पीपल जिनको आप ग्रूम कर सकें इस ब्रांड के अंदर, ताकि हर कोई अपने फ्यूचर के ऊपर सोचे और इसके ऊपर हाउ टू इंक्रीज देयर वैल्यूज इन द फील्ड दे वर्किंग फॉर। एक मुझे अपना हुसैन आपसे एक चीज़ पूछनी है कि जब ये चैलेंज आता है, कोई क्राइसिस आता है, जैसे कोविड आ गया, फिर इकोनॉमी जीडीपी हमारा एक स्क्वीज हुआ एक और 5.6 से हम अपना माइनस में चले गए, जिससे इकोनॉमी श्रिंक होती है उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आता है आपके बिजनेसेस की ग्रोथ के ऊपर। मुझे ये बताएं कि जब कोई चैलेंज आता है, क्राइसिस आता है, सीईओ उसके अंदर वो कौन सी ऐसी 3 कॉम्पिटेंसीज हैं कि वो क्राइसिस को मैनेज कर सके, क्योंकि असल लीडरशिप जो होती है ना, सीईओ की जो कॉम्पिटेंस है एज ए लीडर, बिजनेस लीडर, उसकी क्राइसिस में पता चलता है। तो 3 ऐसी खूबियाँ क्या हैं कि क्राइसिस से वो ओवरकम कर जाए? आई थिंक मेरा तो सबसे जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, पेशेंस इज द वन, बिकॉज नफ्स का गेम है। हाँ, बिकॉज व्हेन यू आर इन अ क्राइसिस तो इंसान से गलत फैसले बहुत जल्दी हो जाते हैं। बड़ी प्यारी बात है। तो इसलिए एक तो जब आप पेशेंस में आ जाते हैं तो आपके साथ फैसलों की भी अच्छाई होनी शुरू हो जाती है। सेकेंडली है कि व्हेन यू आर इन क्राइसिस आई थिंक मोर फोकस ऑन द टीम बिल्डिंग। ओके। बिकॉज व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल टुगेदर, लॉट ऑफ ब्रेन्स टुगेदर, तो आई थिंक आपसे कोई ना कोई अच्छा डिसीजन हो ही जाता है, वे फॉरवर्ड कोई ना कोई रास्ता अल्लाह ताला की तरफ से भी निकलना शुरू हो जाता है। तो आई थिंक दीज आर द 2 मेन पॉइंट्स व्हेन यू आर इन द क्राइसिस। तो आई थिंक दीज आर द 2 मेन पॉइंट्स, क्योंकि इसके ऊपर आपका सबसे बड़ी बात यह है व्हेन यू आर डूइंग पेशेंस तो आप गलत फैसलों से दूर हो जाते हैं, एंड व्हेन यू आर बिल्डिंग अ टीम तो आपके साथ कई दिमाग मिल जाते हैं और वो चीज़ें आपकी कोई रास्ता निकलना शुरू हो जाता है। एक चीज़ का मुझे आपसे पूछना है हुसैन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी भी सीईओ का सबसे बड़ा हेडेक 2 चीज़ें होती हैं, खासकर ड्यूरिंग क्राइसिस। जब बिजनेसेस में क्राइसिस आता है तो नंबर 1 होता है कि उसकी कैश फ्लो मैनेजमेंट, उसकी रिकवरीज तक हो जाती हैं सारा उसका, हालांकि उसके पास एसेट होते हैं, एसेट रिच कंपनी होती है, बट कैश डेफिसिट होता है उसके पास, ताकि उसके वो पेएबल्स नहीं होते, वो कंपनी फिर वो बीमार हो जाती है, बंद हो जाती है। सेकंड चैलेंज होता है क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ट्रेंड स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स, दोनों को कैसे मैनेज करते हैं, किया है आपने कॉमिट में? आई थिंक अगेन मैं जैसे आपको मैंने एक बात बताई है पहले कि पेशेंस दोनों साइडों से, जो एम्प्लॉयज़ भी होते हैं उनको भी आई थिंक एक बहुत बड़ा उनके लिए भी चैलेंज होता है कि जिस कंपनी के साथ वो एफिलिएट हैं उनको भी उस कंपनी के दर्द को महसूस करना चाहिए, बिकॉज व्हेन समबडी इज इन क्राइसिस तो ये वाइस वर्सा एक चीज़ है, दोनों घरों को इकट्ठा जोड़ना है, वन ऑफ द एम्प्लॉय साइड एंड वन ऑफ द एम्प्लॉयर साइड। जब ये दोनों घर इकट्ठे जुड़ते हैं तो आई थिंक रास्ते निकलने शुरू हो जाते हैं। और टू बी ऑनेस्ट सबके साथ ये आपने जैसे बात की कैश फ्लो मैनेजमेंट की बहुत बड़ी एक चैलेंज होता है, बिकॉज एक साइड पे आपके एसेट्स होते हैं, सेल्स हो नहीं रही होती और आपके सारे मंथली एक्सपेंस जो होते हैं वो आपके कैश फ्लो के साथ लिंक्ड होते हैं। तो डेफिनेटली उस वक्त आपको एक नई इक्विटी भी डालनी पड़ती है टू रिमेन दैट कंपनी, और वो नहीं डालते तो फिर वो कंपनी जारी बात है सिकनेस की तरफ चली जाती है। तो आई थिंक एक तो पेशेंस, अगेन मैं कहूँगा कि हर काम करने वक्त कभी भी मुसीबत में अगर इफ़ यू आर एबल टू कंट्रोल द टाइमिंग एंड एबल टू रिमेन एज अ पेशेंस तो आप आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ों को ओवरकम कर जाते हैं। माशाल्लाह।
एंटरप्रेन्योर को कैसे डिफाइन करते हैं? हु इज एंटरप्रेन्योर? आपने माशाल्लाह इतने साल अपना ब्रांड बनाया, बिल्ड किया। नया बच्चा जब कोई आता है किसी फील्ड में, पढ़ लिख के भी आता है, लिटिल एक्सपीरियंस, लिटिल मनी लेके आता है, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे कि, और क्या बताएंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप के कौन से रास्ते हैं जिसको उसने एहतियात करनी है? कहीं वो देखें जी, देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर द एनी सक्सेस। तो मेरा तो अपना ख्याल है कि आने वाली जनरेशन जो है, दे शुड, आई नो दे हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज़ एज वेल एंड दे आर वेरी, उनके पास आजकल के ज़माने की नॉलेज भी बहुत अच्छी है, बट आई थिंक पेशेंस के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ, तो मैं वो बार बार एक पेशेंस के लफ्ज़ को बोलता हूँ कि कोई भी काम नया शुरू करें, कोई भी ब्रांड आप नया चलाते हैं, कोई चीज़ भी आप करते हैं, आप कोई कंपनी बनाते हैं, कोई इंडस्ट्री लगाते हैं, कोई ब्रांड बनाते हैं, कोई भी काम आप शुरू करते हैं, तो पहले दिन आपको रिजल्ट नहीं मिल सकता। ये ऐसी है ना कि जैसे आम की अब एक गुठली लेकर मट्टी में दबा दें और अगले दिन बैठ के इंतजार करें इसमें से आम लग जाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं। वो तो इसलिए आई थिंक सब्र करने से आपको इंसान, अल्लाह ताला की तरफ से सीखने को भी बहुत कुछ मिल जाता है, और सब्र करने से फिर इंसान राइट डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाता है। सही कह रहे हैं। लेकिन एक नई नस्ल का एक प्रॉब्लम है जो खास करना है, क्योंकि ये हमारा मेन फोकस यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनके पास पता नहीं कि खुराक का मसला है, ये पता नहीं बर्गर खा खा के रोटी ये खाते नहीं हैं, और इनके अलावा वैसे भी इनके बड़े मसले हैं कि ये इनके अंदर में शॉर्ट टेम्पर्ड जनरेशन है। ये तो क्या वजह है? कैसे हम अपने बच्चों के अंदर ये उनका टेम्परामेंट, उनके अंदर पेशेंस जैसे स्किल्स या कॉम्पिटेंस इनके अंदर इंस्टिल कर सकें? व्हाट इज योर आई थिंक मेरा ख्याल जो है ना जी आपकी इस बात में, कि उस जनरेशन का कसूर नहीं है। इसका कसूर हम सब का है कि हमने उनको इतने मौके नहीं दिए कि हम उनको आगे लेकर आएँ। बिकॉज वी ऑल हैव टू डू दिस, कि हमें नए एंटरप्रेन्योर्स को या नए आने वाले जनरेशन को काफ़ी ज़्यादा पुशअप करना पड़ता है, उनका साथ देना पड़ता है, उनको सिखाना पड़ता है, और डेफिनेटली उनसे गलतियां भी होंगी। अगर हम एज अ कंपनीज, एज अ ब्रांड्स, एज अ इंडस्ट्री उन गलतियों को संभालने लग जाएंगे, तो वो लोग भी आहिस्ता आहिस्ता आगे निकलने लग जाएंगे। सेकंड थिंग बहुत बड़ी है जी, जो आप बात कर रहे हैं कि उनको जल्दी इसलिए क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ उनको दी नहीं जा रही, अच्छा, या वो लेना नहीं चाह रहे। सो अब मेरा ख्याल है कि ड्यूरिंग दीज ऑल कोविड और ये ई कॉमर्स और इन सारी चीज़ों में इतना काम आगे आ गया है कि जिसकी वजह से अब मेरा ख्याल है कि अपॉर्चुनिटीज़ भी हर जनरेशन के लिए, आने वाले बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हो गई हैं। ज़्यादा हो गई। पहले तो लिमिटेड था ना, जैसे पहले डॉक्टर बन जाओ, CSS कर लो, इंजीनियर बन जाओ, इसके अलावा ऑप्शन थे ही नहीं। बिल्कुल सही। अब तो 10,000 ई कॉमर्स भी इतने ऑप्शंस हैं कि आप घर बैठे, आप एक खवातीन अपने खाना बेच रही हैं, वो कपड़े बना के सेल कर रही है, अपना पेज बना के। और देखें जी, मैं तो हमेशा एक बात बोलता होता हूँ, ये हमारा मुल्क जो है ना, इससे बड़े एंटरप्रेन्योर्स दुनिया में नहीं बन सकते। बिकॉज हम लोगों के यहाँ आप देखें कि एंटरप्रेन्योर्स की मिसाल है, कभी आपने सुना है कि आप 50 किलोमीटर दूर से एक कोई चीज़ लेकर आते हैं, एंड विद इन दीज 50 किलोमीटर्स you added up about 10, 15, 20% अमाउंट इन इट। आप कोई भी चीज़ देख लें, और ये वाहिद दुनिया का ऐसा मुल्क है, जहाँ इट्स लाइक अ जोक टाइप ही है, कि हमारे यहाँ कई मौक़ों पे 50 का नोट भी 52 का बिकता है। नए नोट ईद पे हम देते हैं, तो इट्स एन एंटरप्रेन्योरशिप। पूरी दुनिया में ये चीज़ नहीं चलती। मुझे ये बताइए कि लीडर को कैसे डिफाइन करेंगे? एंटरप्रेन्योर तो आपने डिस्कस कर दिया कि एंटरप्रेन्योर एक रिस्क टेकर होता है, उसके लिए पेशेंस चाहिए होते हैं। एक लीडर को क्या डिफाइन करेंगे? एक हमारे पास लीडरशिप का बहुत बड़ा कहत है किसी भी लेवल के ऊपर, और कैसे उसको समझते हैं कि उसके अंदर क्या खूबियाँ होनी चाहिए एक अच्छे एक बिजनेस लीडर बनने के लिए? आई थिंक लीडर बनने के लिए बहुत सारी खूबियाँ चाहिए, और उसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि हाउ दे बिल्ट अप द टीम। ही नीड टू इन्वेस्ट इन द जनरेशन। उसमें से डेफिनेटली आप 10 इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उसमें से 6 ख़राब भी हो सकती हैं, बट इसको सोचे बगैर कि हमारी इन्वेस्टमेंट्स ख़राब हो जाएंगी या हमारा इन्वेस्टमेंट उन जनरेशन को कहीं और चली जाएगी। आई थिंक इट्स मोर फोकसिंग इज दिस कि यू नीड टू गिव योर द वैल्यू इन टू द नेशन। एज अ पाकिस्तानी हमारा अपना सबका एक फ़र्ज़ है कि हम जितने लिमिटेड एरिया में रहते हैं, सोर्सेज में रहते हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, तो हम अपने मुल्क के लिए कितनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं। ओके, एतराज़ करना तो बहुत आसान काम है जी, गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, या उस गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, या उस डिपार्टमेंट ने ये नहीं किया, बट अगर आप अपना सेल्फ एनालाइज करें
तो अपने एनालिसिस में ये पता लगा कि आपने इस मुल्क के लिए क्या किया। तो इफ़ यू स्टार्ट एडिंग लिटिल वैल्यू टू द कंट्री इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग पीपल, इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग जो भी आपकी सोसाइटी है, आपका एरिया है, अगर थोड़ी थोड़ी आप लोग हम सब अपनी वैल्यू ऐड करने लग जाएं, तो आई थिंक इससे मुल्क तो दुनिया में बेहतर कोई नहीं है। क्या बात है, बड़ी प्यारी बात की कि हर बंदा अपना रोल देखे। मुझे ये बताइए कि एक रिसर्च है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की, वो कहते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, ये लीडर्स होते हैं, उनकी नंबर 1 जो आज के इस स्ट्रेसफुल और एक डिफ़िकल्ट इन्वायरमेंट में जो सबसे ज़्यादा जो उनका रिक्वायर्ड है किसी बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने में, वो है उनका इमोशनल कंट्रोल, यानी कि उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी, जिसको इमोशनल क्वेश्चन बोलते हैं, EQ कहते हैं। व्हाट इज योर टेक ऑन EQ रादर देन IQ के किसी बिजनेस को कामयाबी के लिए इमोशनल मैनेजमेंट, इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल मैच्योरिटी कितनी जरूरी है? देखिए जी, कोई भी काम को सक्सेस स्टोरी करने के लिए आपको उस काम के साथ बहुत लगन से करना पड़ता है। यू नीड टू पुट ऑल योर एफर्ट्स, एनर्जी, डेफिनेटली, एंड एनर्जी, पैशन और ऑल योर एफर्ट्स कि उस कंपनी को या उस चीज़ को हम आगे लेके चलें। बाकी तो आपकी तरफ से मेहनत पूरी होनी चाहिए और अगेन उसका फल देने वाला अल्लाह ताला है। तो मेरा अपना ख्याल है कि जी इट्स वेरी बिकॉज अगेन जैसे हमने पहले बात की कि हम लोग बहुत जल्दी शॉर्टकट्स ढूंढने लग जाते हैं। तो हमें, मेरा ख्याल है कि जी जब आप पेशेंस से काम करते हैं और अपने आप को एक काम के अंदर पूरी दिल लगी से करते हैं, तो आई थिंक चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं और एज अ लीडर उसके अंदर चीज़ें भी, आपके साथ के लोग भी ग्रूम होना शुरू हो जाते हैं। एंड देन आई थिंक ट्रीट योर ऑल कंपनी पीपल एज एन एसेट्स। एसेट्स सिर्फ कंपनी की फिक्स एसेट्स नहीं होते, तो ये जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं ये आपके लिए उन एसेट्स से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उनके ऊपर आप जितनी उनकी बिल्डिंग पे, उनकी ग्रूमिंग पे आप लोग अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं एज अ लीडर, तो डेफिनेटली दे कम आउट टू बी योर वन ऑफ द फाइनेस्ट एसेट्स। थोड़ा सा मुझे ये बताइए, अपना माशाल्लाह आपने अफसाने की काफ़ी बात, ये हुसैन मिल्स के बारे में थोड़ा सा बताइए, और जो आपकी मुल्तान इंडस्ट्रियल इस्टेट के बारे में, उसमें भी आप माशाल्लाह इन हैं, वो फैमिली और बिजनेस है, स्पेशली आपका जो हुसैन मिल्स है, इसकी क्या सक्सेस है, ये इसका क्या करंट स्टेटस है? देखिए जी, इट्स टेक्सटाइल कंपनी, हमारी फैमिली की जनरेशन से ये टेक्सटाइल कंपनी चल रही है और मुख्तलिफ हमारी फैमिली में कई और कंपनीज भी हैं, और वी आर बेसिकली दिस इज कंपनी इज़ डूइंग स्पिनिंग एंड वीविंग, और हम इसमें दो प्रोडक्ट्स करते हैं। ऑन द इंडस्ट्रियल स्टेट्स आई एम इट्स माई सेकेंड टर्म एज अ प्रेजिडेंट रनिंग मुल्तान इंडस्ट्रियल स्टेट जी। और मुल्तान इंडस्ट्रियल स्टेट इज़ द, बहुत कम इंडस्ट्रियल स्टेट्स में से पंजाब में से एक ऐसी इंडस्ट्रियल स्टेट है जो कि बिल्कुल इट्स इन द हार्ट ऑफ द सिटी। इट्स जस्ट लाइक 15 minutes away or maybe 10 minutes away from the airport. कितनी इन्वेस्टमेंट आई है, कितनी का आपने एज ए टेन्योर बीइंग अ प्रेसिडेंट, आप माशाल्लाह इतने बड़े इंडस्ट्रियल देख रहे हैं स्टेट को, कितनी इन्वेस्टमेंट आई, कितनी कंपनियां? देखें जी, वहाँ पर हमारे पास वहाँ पर डिफरेंट किस्म की बहुत सारी कंपनीज हैं। पेस्टिसाइड्स में काफ़ी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं मुल्तान इंडस्ट्रियल स्टेट में। उसके अंदर जो बड़े कंपनीज में आ जाती हैं, पेस्टिसाइड्स की 2 बड़ी कंपनीज भी काफ़ी काम कर रही हैं, घी की कंपनी है। देन वी हैव जस्ट पुट अप, हमारा अभी वहाँ पर इनका कोक वालों का प्लांट आया है, गोरमे का प्लांट आया है, पेप्सी का ये जो लेज चिप्स प्लांट है ये आया है वहाँ पर, और अभी टेक्सटाइल मिल्स भी वहाँ पर काफ़ी आना शुरू हो गई हैं। आई थिंक डेफिनेटली इंडस्ट्रियल स्टेट्स में कंपनी लगने से फ़ायदा बहुत होता है, बिकॉज आपको कई सारी फैसिलिटीज एट योर डोर स्टेप मिल जाती हैं। तो वो एक बहुत बड़ा है। और आपने सुना कि मुल्तान में जो लेबर है, जो ह्यूमन रिसोर्स को एज कम्पेयर टू अदर जैसे सुंदर है या कोट लखपत जैसे, वहाँ की लेबर काफ़ी सस्ती है। अब मेरा ख्याल है वो चीज़ तो नहीं रह सकती, क्योंकि अब पूरे पाकिस्तान में से 1 प्राइस पाकिस्तान एज अ लेबर मिनिमम वेज के मुताबिक। बट ऑन द अदर साइड ये है कि डेफिनेटली वहाँ पर हमें ज़रा नज़दीक गांव लगते हैं, तो लोगों के लिए, उनके लिए आसानी है मुल्तान में काम करना, क्योंकि वो अपने इलाकों से थोड़े फासले पर आकर काम कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर वो लाहौर आते हैं या कराची जाते हैं, तो डेफिनेटली एक बड़े शहर और छोटे शहर का जो एक डिफरेंस है। और अब मुल्तान में जी देखें जी, वी आर बीइंग वेरी लकी कि मुल्तान इज़ नाउ बिकमिंग अ हब फॉर द एंटायर पाकिस्तान, बिकॉज आफ्टर दिस मोटरवेज कनेक्शन और इंशाल्लाह ये
मुल्तान से तो जो भी हैदराबाद कराची सखर और ये सारा जो मोटरवे सखर हैदराबाद मोटरवे बनना है, तो इसके बाद तो मुल्तान से अभी भी आज भी मुल्तान से कराची की जर्नी पिछले एक साल में हमने ऑलमोस्ट को 30% रिड्यूस कर ली है। और अब ये फ्रॉम द पेशावर टिल गो टू कराची, तो ये ऑल द वे वन वे मोटरवे बन जाएगा और इसके ऊपर डेफिनेटली इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा आएगी। और डेफिनेटली जी मुल्तान के जितने भी फैमिलीज इस इंडस्ट्रीज़ में हैं, they are all are very entrepreneurs, and they grow in last 10 years alhamdulillah in a right direction and in a proper way, and all considers is a जो मुल्तान के हमारे मामले में कि टेक्सटाइल्स में मुल्तान का एक बड़ा अच्छा नाम है। जैसे हमारा फैसलाबाद है, मुल्तान में बहुत माशाल्लाह ग्रोथ किया जी। और वैसे भी अब तो टेक्सटाइल में काफ़ी माशाल्लाह अरूज आया हुआ है आजकल, अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर्स मिले हैं, तो काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है। शॉर्ट क्वेश्चन से हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आपकी अपनी इंस्पिरेशन कौन है, हुसैन, आपके अपना रोल मॉडल या मेंटोर कौन है? वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। आई थिंक मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि जी जो भी जिस बंदे से भी सीखने को मिले उससे सीख के अपना मेंटोर बना लेना चाहिए माशाल्लाह। क्योंकि इंसान को सीखने के लिए किसी से भी के पास जाना पड़े और किसी से भी कोई अच्छी चीज़ सीखनी पड़े, चाहे वो आपसे छोटा है या बड़ा है, एज में, एक्सपीरियंस में, एनीवे, तो आई थिंक कुछ ना कुछ इंसान किसी ना किसी से कुछ सीख ही लेता है। तो मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि जी आप अगर लोगों में अच्छाइयाँ ज़्यादा ढूंढने लग जाएं तो उससे सीखने को भी बहुत ज़्यादा मिलना शुरू हो जाता है। क्या बात है। मुझे ये बताइए कि एनी अचीवमेंट यू आर प्राउड ऑफ टिल नाउ, अफसाने के अलावा भी, या सिर्फ कुछ ऐसे होते हैं ना गोशे जिसमें आप काम कर रहे होते हैं, कोई फिलैंथ्रोपी कर रहे होते हैं, कोई सपोर्ट कर रहे होते हैं, लोग इसको छुपा रहे होते हैं, तो क्या ये कहते हैं मेरा अल्लाह का मामला है, मैं कह रहा हूँ तो यार ये CSR है, इसको आपको अच्छे काम को भी प्रोजेक्ट करना, तो एनीथिंग यू आर प्राउड ऑफ? देखिए जी, देयर आर टू थिंग्स। वन, मुझे बहुत शौक है एक्चुअली फूलों का। So my hobby is basically growing different type of flowers in Multan, and I take as a challenge. Wow. तो आज से कोई 7-8 साल पहले मैंने चैलेंज लिया to grow these lilies and tulips in Multan. तो सबने सोचा कि यार मुल्तान में 40 डिग्री टेम्परेचर है, ये कहाँ से पैदा होंगे? तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन कंसीडर कि आज हमारे पास मतलब अल्लाह ताला की मेहरबानी से जितने भी हमने ये एक्सपेरिमेंट्स किए टू ग्रो एन एक्जॉटिक फ्लावर्स और प्लांट्स, वी बीइंग वेरी सक्सेसफुल। तो ये तो वन साइड ऑफ द हॉबी है। सेकेंड है जी, हमारी एक फैमिली की एक NGO है, द ब्यूटीफुल नेम तारे ज़मीं पे। तारे ज़मीं पे, हाँ। सो इट्स बेसिकली लिंक्ड विद द स्मॉल किड्स, और हम उसके अंदर वी आर बिल्डिंग अप, काफ़ी ज़्यादा हम उस पर काम कर रहे हैं विद द चिल्ड्रन हॉस्पिटल, और दैट्स द इंस्पायरेशन। ये बहुत हमारी फैमिली की NGO, और ये बहुत मैंने और वन ऑफ माई कज़न स्टार्टेड लॉन्ग टाइम बैक, और उसके अंदर हम लोग सारे इकट्ठे हैं, एंड माई इंस्पिरेशन कि आई जस्ट वांटेड टू डू समथिंग गुड इन दैट। क्या बात है, ज़बरदस्त। ये फूल और बच्चे माशाल्लाह बड़ी प्यारी आपकी अचीवमेंट्स हैं। मुझे ये बताएं कि फेवरेट किताब, आप माशाल्लाह किताब भी पढ़ते हैं, किताबों के साथ की दोस्ती है, क्योंकि CEOs आर द लीडर्स हैं, लीडर्स आर द रीडर्स, ये मेरा टेक है। आप भी तो 2-3 किताबें रिकमेंड करेंगे, चाहे उर्दू में, इंग्लिश में? देखिए जी, सबसे अच्छी किताब तो अगर हम सब पढ़ना शुरू हो जाएं तो कुरान है, बस कुरान पाक, क्योंकि उसके अंदर आपकी पूरी लाइफ की जर्नी आपने कैसे गुजारनी है, आपने मामलात कैसे रखने हैं, कारोबार कैसे करना है, तो आई थिंक इसके अलावा तो आई वुड नॉट रिकमेंड, बिकॉज उसको पढ़ने के बाद मेरा नहीं ख्याल किसी से इंस्पायर होने की ज़रूरत रह जाती है। हाँ। और सेकेंडली जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आई थिंक लोगों से मिल के जो इंसान ज़्यादा सीख रहा होता है, बिकॉज वो एक लाइव एग्जाम्पल होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जी अपने आप को अल्लाह ताला की जो क्योंकि इतनी प्यारी ये किताब है कुरान, उससे आई थिंक इतनी चीज़ें मिल जाती हैं कि ज़िंदगी गुजारने का उसके अंदर पूरा सिखाया गया है। तो आई थिंक अगर उसको हम अडॉप्ट कर लें और उसको हम अपने हर बंदा ये एक रूटीन बना ले कि हमें रोज़ उसको थोड़ा सा स्टडी करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में, तो आई थिंक वी ऑल एज अ नेशन डू मिरेकल्स इन दिस कंट्री। वाह वाह, ज़बरदस्त। मुझे ये बताइए कि अपना गुस्सा आता है, कैसे मैनेज करते? दैट्स डिफिकल्ट क्वेश्चन। पहले तो आई थिंक बहुत ज़्यादा आता था, अब इतना नहीं आता,
लेकिन नहीं शादी तो खैर बहुत पहले हो गई थी लेकिन आई थिंक अगेन गलती पे गुस्सा आना एक ह्यूमन नेचर है, बट अगेन ये सोचना है कि यार ये गलती हम भी कर सकते हैं और उसको हमने कैसे मैनेज करना है, उस गुस्से को मैनेज करने की बजाय उस गलती को सुधारने में टाइम अपना लगा दिया जाए, तो आई थिंक इट्स मोर देन इट्स बेटर देन एनीथिंग एल्स। क्या बात। मुझे ये बताइए कि अपना बेस्ट डेस्टिनेशन यू लव टू विजिट इन पाकिस्तान एंड अब्रॉड। देखिए जी, मैं आई एम बड़ा शौकीन ट्रैवलर हूँ और मुझे बहुत शौक है ट्रैवल करने का, बट अगेन फॉर मी द बेस्ट डेस्टिनेशन आई ऑलवेज लव टू गो इज लंदन। बिकॉज मौसम, वॉक करने के लिए टाइम और ग्रीनरी, मोस्टली सेंट्रल लंदन। और क्योंकि मुझे आपको जैसे मैंने कहा कि मेरा फारिग वक्त का बेसिक काम जो है वो है फूलों की हॉबी है, तो वहाँ पर फ्लावर शो दुनिया के बेहतरीन होते हैं, तो मुझे अपना दिल होता है कि मैं मोस्टली नए से नए फूल चुनूँ, नए से नए बीज ढूंढूं और उस पर एक्सपेरिमेंट करूँ। स्पेशली चेल्सी फ्लावर शो तो वर्ल्ड नंबर 1। और क्या कहते हैं कि बेस्ट मूवी? आई एम नॉट इनटू मूवीज, मैं मूवीज नहीं देखता। अब तो बहुत कम, बहुत कम सुना है। हाँ, मैं फूड अगेन दैट्स आई एम अ फूडोहॉलिक। यस। सो कौन सी रेसिपी है, कॉन्टिनेंटल कुजीन या अदर की बाहर का कुजीन? आई लव मेकिंग फूड जी, मेरी एक ये भी हॉबी है। आई एम ट्राई टू मेक माई सेल्फ बिजी इन मेकिंग फूड्स। ये कंपटीशन करा रहे हैं हम सीईओ स्पाउसेस का ना, पता है ना, हम एक वो करा रहे हैं कि कौन सा बेस्ट शेफ है जी हमारा सीईओ है शेफ, ठीक है, सीईओ है शेफ, हम आपकी कंपटीशन में ले आते हैं आपको। तो क्या बनाते हैं? अच्छा तो खैर कहना बहुत मुश्किल सवाल है क्योंकि खाने वाले के लिए बड़ा इम्तिहान होता है। तो आप अच्छा समझते हैं कि यार मैं ये कर लेता हूँ, बिरयानी अच्छी बना लेता हूँ, कढ़ाई अच्छी बना लेता हूँ, या कोई चाइनीज कोई और डिशेस? आई थिंक मोर इनटू द सी फूड आइटम्स, क्योंकि मुझे खुद बड़ा सी फूड पसंद है। मोस्टली मुझे ये इंटरनेशनल रेसिपीज़ के ऊपर बहुत शौक है पढ़ने का भी, तो फूड उस पर I would love to make good prawns or lobsters. वाह। तो मुझे बड़ा शौक है और मैं ये बड़े ट्राई करता रहता हूँ चीज़ें। फेवरेट पोइट? पोइट्री भी आपको सुना बड़ी पसंद है? बहुत थी पसंद एक जमाने में, आज तो पढ़ने वाले जो के रह गए। नहीं, शादी के बाद ज़्यादा पसंद आनी शुरू हो गई। तो कोई अच्छा, को फैज इकबाल, गालिब, मीर, कोई इतना पोइट कोई एक? आई थिंक सारे बड़े शौक से पढ़ता हूँ। कोई एक अच्छा सा कोई बना दे या कोई लाइन सुना दे हमें किसी अच्छे शायर का, कोई अच्छा शेर, कोई पहला मिसरा उसका जो आपके दिल को पास है, कुछ बनाते हैं आप? नहीं, मैं ऐसा तो कोई भी नहीं है, लेकिन शौक से पढ़ता हूँ एंड एंजॉय करता हूँ। और तो ये शेर सुनाएं अपनी पसंद का जो आप समझते हैं कि रियली मीनिंगफुल। ऐसा कोई इतना याद नहीं होंगे। दोस्तों से बहुत एफिलिएशन है। दोस्तों को क्या कहते हैं? दोस्त कहते हैं मेडिसिन होते हैं किसी सीईओ का, जो असल बेस्ट जो थेरेपिस्ट होते हैं वो पुराने दोस्त होते हैं, तो उनके बारे में क्या, दोस्तों को क्या, दोस्तों से क्या सीखते हैं? देखिए हमारे वी हैव अ वेरी लिमिटेड फ्रेंड्स ग्रुप, और हम लोग एक दूसरे से ज़्यादा अच्छा वक्त इसलिए गुजारने की कोशिश करते हैं कि हम लोग कोशिश करते हैं कि व्हेन वी मीट टुगेदर वी डोंट डिस्कस बिजनेसेस। मतलब आपका सारी बात है वो कारोबार, वो उसका लेवल डिफरेंट होता है दोस्तों का ना, तो वो थोड़ा से आप उस तरफ नहीं जाते। मुझे ये बताइए कि एनी रिग्रेट, एनी फियर इन लाइफ टिल नाउ? आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की इतनी मेहरबानियाँ हैं कि ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट सवाल है कि जी रिग्रेट करना, क्योंकि ऐसा अल्लाह ताला के एहसानात इतने ज़्यादा हैं कि मैं रिग्रेट तो नहीं किसी चीज़ पे कर सकता, क्योंकि जो भी आपकी ज़िंदगी में फ़ैसला होता है या वाक़या होता है उससे अगर आप पॉजिटिविटी निकाल लें तो आपकी ज़िंदगी में वो रिग्रेट ख़त्म हो जाता है। ठीक है। एनी फियर? मेरा ख्याल है जी फूल और पौधे ना होते तो और क्या शौक होता? वो मैंने आपको बता दिया है कि ट्रैवल का बहुत शौक है, खाने का फूड का बहुत शौक है, तो सारे अजीब अजीब से शौक हैं मुझे। खाने के बड़ी माशाल्लाह। When you meet people, two things that turns you on, मतलब जो you feel कि wow, that's the best part. Two things. Achievement of life and his humbleness. Two things that turns you down. Instantly they. I think gharur. That puts you off. Gharur. Arrogance. Arrogance. Ego. You're connected
connection to Allah? How define it? The faith in Allah. I think that's everybody has a different experience, but मेरा अपना personal experience ये है कि when you go in a proper way to Allah, you never come back empty-handed. At what time you felt connected? Every time. Every time. Sure. चलिए नाजी, एक सवाल मैं करता हूँ फिर हम क्लोजिंग की तरफ सर जी अगर अपना चूज करना पड़ जाए 3 चीजें में तो क्या चूज करेंगे? ठीक है सर जी, फूल, चाय और मोहब्बत। I think फूल, क्योंकि फूल से बाकी चीजें भी मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। लास्ट में कोई एक छोटा सा हमारी नई नस्ल को यंग एंटरप्रेन्योर्स को क्या एक मैसेज ऑफ ऑप्टिमिज्म देते हैं, होप देते हैं, क्योंकि बड़ी डेस्परेशन है, हाउ टू ओवरकम दिस डेस्परेशन, व्हाट इज योर मैसेज फॉर यंग पीपल? I think my only message is that the current government is giving a lot of opportunities for everybody, and we should grab that opportunities and work together with the government. And but आजकल की जनरेशन को ये चीज़ है कि हुनर सीखें और हुनर सीख के उस हुनर में ग्रो करें, और कोई हुनर सीखने में इंसान को ये नहीं होना चाहिए कि यार मैंने कुछ छोटा है या बड़ा है। आई थिंक हुनर सीखने वाला इंसान कभी नाकाम नहीं हो सकता। सो आई वुड से कि हुनर सीखना चाहिए और पेशेंस रखना चाहिए, और अगर आपकी नीयत ठीक है और नेक नियति से काम कर रहे हैं, यू विल नेवर हैव अ रिग्रेट, यू आर अनस्टॉपेबल। आई एग्री। थैंक यू हुसैन, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर जस्ट फॉर ये कन्वर्सेशन। आपने चीज़ देखी होगी कि माशाल्लाह बड़ी हम सक्सेस स्टोरीज को फीचर करते हैं, देखते हैं। मुझे जो सबसे जो आज का टेक अवे है फ्रॉम हुसैन फजल से, जो कि फाउंडर हैं, CEO हैं अफसाने के, मैंने ये उनसे ये सीखा है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ किसी भी एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, किसी लीडर बनने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, और ख़ासकर क्राइसिस के हवाले से, तो और फिर आप गलत फैसले करें, क्योंकि असल की ज़िंदगी में जो फैसले हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और फैसले करने के लिए आपको अगेन जो है ना वो पेशेंस की जरूरत है। सेकेंड चीज़ जो आज का टेक अवे है कि बिजनेस में एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आफ्टर द आइडिया, आफ्टर द इनोवेशन, आपके पास ये बड़े थॉट्स हैं, लेकिन जब तक आप टीम नहीं बनाते, विनिंग टीम, तो आप कभी भी उस आइडिया को ट्रांसलेट करके एक बिग वाले लेवल पे या स्केल अप नहीं कर सकते। तो स्केल अप के लिए आपको एक अच्छी टीम चाहिए। और लास्ट में जो आज का जो चीज़ मैंने सीखी है कि फूल जो है जी, मैं समझता हूँ कि जिस बंदे ने फूलों से प्यार नहीं किया, जिसने फूलों से मोहब्बत नहीं की, अपने घर में फूल नहीं लगाए, क्योंकि गार्डनिंग जो है मेरा ख्याल है, फूल जो फ्लावर्स हैं, ये एक तरह की थेरेपी है स्ट्रेस मैनेजमेंट। आजकल के दौर में मैं समझता हूँ कि जो भी बंदा घर में अपनी छोटा सा आंगन ही हो, छोटा सा एक कमरा ही क्यों ना हो, उसमें अगर आप फूलों के साथ दोस्ती कर लें, तो मेरा ख्याल है कि आपका आज का स्ट्रेस जो है वो ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाता है। और लास्ट में नॉट लीस्ट, सबसे बेहतरीन किताब कुरान पाक, इसके साथ जो कनेक्ट हो जाता है उसके लिए दुनिया भी और आखिरत दोनों कामयाब हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। इजाज़त साहब को इजाज़त दें। CEO टुडे TV पे इसको देखिएगा, फीडबैक दीजिएगा, और आपकी एजुकेट कोई फैली हुई अच्छी सी सक्सेस स्टोरी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। हम आज में भी इस क्या कहते हैं, डू नॉट कट द डार्कनेस, लिट द कैंडल, हम अपने हिस्से की शम्मा जलाते हैं।